ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और अब वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर में सरकार बनते ही हिंसा भड़की है। शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही उपद्रव देखने को मिला है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। चूरा चांदपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई है। इलाके में भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया। तो शपथ ग्रहण के एक दिन बाद उपद्रव मणिपुर में नई सरकार बनने के 24 घंटे के बाद उपद्रवियों ने किस तरीके से वहां हंगामा किया है, आगजनी की है, सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो कल ही शपथ ग्रहण हुआ है और आज फिर से इस इलाके में हिंसा भड़की दिखाई दी है। सरकार बनने के बाद हिंसा की ये तस्वीरें आपके सामने। मामूली सा झगड़ा कब तूल पकड़ ले ये कोई नहीं जानता। जोधपुर के करबड़ में मामूली झगड़े के बाद बौखलाए जेसीबी ड्राइवर ने एक होटल के बाहरी हिस्से को जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, होटल के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को बुलडोजर से पीट पीट कर उनका कचूमर निकाल दिया। जेसीबी ड्राइवर की सनक का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बुलडोजर की एंट्री रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म के हीरो की तरह होती है। बुलडोजर का पंजा चला और काले रंग की बोलेरो कार तिनके की तरह सरकती थी। इसके बाद तो बुलडोजर वाले ने बोलेरो पर पीले पंजे से एक के बाद एक कई बार की और बोलेरो की पूरी सूरत बिगाड़ कर रखी। अच्छी भली कार चंद मिनटों में बेकार हो गई। बुलडोजर वाले का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। उसने होटल के बाहर बने गेस्ट रूम को भी मिट्टी में मिला दिया। साथ ही होटल के बाहर खड़ी हुई कई गाड़ियों पर बुलडोजर का कहर बरपा। कहीं टूटा फूटा ट्रक पलटा दिखा तो कहीं टैंकर चिपका हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी बुलडोजर ड्राइवर मालाराम और होटल मालिक चौखाराम के बीच किसी बात पर बहस हो गई थी। इससे नाराज मालाराम कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ बुलडोजर लेकर वहां पहुंचा और होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी मालाराम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवतियों पर हुए हमले की खबर दिखाई थी। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका जुलूस आज पुलिस ने सरेआम निकाला। ये एक साइको हमलावर था जो कटार से राह चलते लड़कियों पर हमला करता था। बीते दिनों इसके कई सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए, जिसमें दिखाई दिया था कि ये कैसे कटार के जरिए युवतियों पर हमला करता। भोपाल में इस साइको हमलावर का खौफ इस कदर बढ़ गया था कि पुलिस को इस पर 20,000 का इनाम रखना पड़ा। अपनी सनक की वजह से इसने एक नहीं 3 युवतियों को सरेआम निशाना बनाया। पुलिस की अलग अलग 25 टीमें इसे पकड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए थी। आखिरकार पुलिस को इसे पकड़ने में सफलता मिल ही गई। जब उसके बारे में पूछताछ हुई तो न केवल उसने 4 वारदातें बल्कि 2014 में 5 वारदात उसने सागर में भी घटित की थी, जिसमें वो पकड़ा नहीं गया था, वो भी उसने कबूली। पुलिस के मुताबिक युवक का अपनी पत्नी से विवाद था, जिसका बदला वो अनजान लड़कियों को कटार मारकर लेता था। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी अश्लील फिल्में देखने का आदी था। फिलहाल पुलिस ने इसे 2 दिन के रिमांड पर लिया है। उसमें कई और खुलासों की उम्मीद है। मेघालय में अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट ने 18 मजदूरों की जान ले ली। आशंका है कि अभी कई मजदूर खदान के अंदर ही फंसे हुए हैं। हादसे के बाद मजदूर के परिवार वाले परेशान हैं। विस्फोट के बाद चारों तरफ जला हुआ सामान और धुआं नजर आया। मजदूरों के शव बुरी तरह से जल चुके थे, जिनकी पहचान भी नहीं की जा सकती थी। जिस जगह ये विस्फोट हुआ उसके ठीक बगल में मजदूरों का परिवार भी रहता था। धमाके के बाद वहां चीख पुकार मच गई। ये विस्फोट मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में मौजूद कोयला खदान में हुआ, जो अवैध रूप से चलाया जा रहा था। विस्फोट क्यों हुआ, इसे लेकर पुलिस ने साफ कुछ नहीं कहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 बहनों की खुदकुशी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तीनों बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अब इस मामले ने मोबाइल एडिक्शन, ऑनलाइन गेम और डिजिटल इन्फ्लुएंस के खतरनाक असर पर एक नई बहस छेड़ दी है। मृतक लड़कियों के पिता ने फिर दावा किया कि उन्हें कोरियन गेम खेलने की लत थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। मेरे समझ में नहीं आया कि क्या टास्क तक, मैं खुद नहीं समझ पा रहा मेरे बच्चे कैसे कूद गए, लेकिन ये था वो ये कह रहा था कि कोरियन नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। इस बीच छानबीन के दौरान पुलिस को सुसाइड नोट मिला। जानकारी के मुताबिक इस नोट में लिखा था कि वी लव कोरियन, लव 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 सॉरी।
अब तो यकीन हो गया कि कोरियन और के पॉप हमारी जान है। जितना हम कोरियन एक्टर और पॉप ग्रुप को चाहते थे उतना घर वालों को भी नहीं। क्या हम तुम्हारी मार खाने के लिए जिंदा रहे? शादी के नाम पर हमें तनाव होता था। प्यार कोरियन से और शादी इंडियन से कभी नहीं, इसीलिए हमने खुदकुशी कर ली। सॉरी पापा। हालांकि पुलिस ने घरेलू माहौल, आर्थिक दबाव और बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन 3 नाबालिग बहनों की मौत का मामला पुलिस के लिए एक जटिल पहेली बना हुआ है, क्योंकि मौत के पीछे की कई वजह निकलकर सामने आई है। कोरियन गेम, पिता की 2 शादी और पिता पर बड़ा कर्ज, ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं। जांच के दौरान लड़कियों के परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का भी खुलासा हुआ। बताया गया कि पिता पर करीब 2 करोड़ रुपए का कर्ज था। पैसे की इतनी तंगी थी कि पिता ने मोबाइल फोन तक बेच दिया था। लेकिन पिता ने इस बात से साफ इनकार किया कि उनकी बच्चियों ने आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी की। लॉस था मेरा, अच्छा 20-30 लाख का लॉस था। लेकिन आप बताओ, अगर आप पे ही लॉस होगा, कुछ भी कर्जा होगा, तो क्या आपके बच्चे सुसाइड कर लेंगे? परिवार ने गेम की लत छुड़ाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश की थी। पिता ने हाल ही में उनके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए थे। मोबाइल भी छीन लिया, जिससे लड़कियां सदमे में थी। साथ ही पिता ने गुस्से में शादी कराने की बात कही, जिसके बाद लड़कियों ने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया और उसे जांच के लिए भेज दिया। कल लोकसभा में पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, लेकिन हंगामे के चलते प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हो पाया। अब इस मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा दावा कर दिया है। स्पीकर ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री सदन में आते तो अप्रत्याशित घटना हो सकती थी और उन्होंने खुद पीएम मोदी से सदन में ना आने को कहा था। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। दरअसल बुधवार को शाम 5 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष की कुछ महिला सांसद पीएम की कुर्सी तक बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गई थी। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि पीएम अब स्पीकर के पीछे छिपकर अपना बचाव कर रहे हैं। The Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench. What nonsense is? बुधवार को राहुल गांधी नरवणे की किताब के साथ संसद में मौजूद थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जैसे ही पीएम मोदी संसद में आएंगे वो उन्हें नरवणे की किताब देंगे, जिसमें डोकलाम वाली घटना का जिक्र है। और जब पीएम मोदी संसद में नहीं आए तो समूचे विपक्ष ने कहा था कि प्रधानमंत्री सच सुनने से डर रहे हैं। देखिए, कल से ही बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी लोकसभा में आ जाते तो कुछ भी हो सकता था। कुछ सांसदों ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष की महिला सांसद पीएम मोदी पर हमला करने वाली थी। ये दावा गिरिराज सिंह भी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री को अब्यूज करना, प्रधानमंत्री पर हमला करना, ऐसा माहौल क्रिएट। बीजेपी के एक और सांसद को सुनिए। वहाँ पे हंगामा या विरोध की बात नहीं है, निश्चित तौर से मारपीट पे आमादा थे, फैसिज्म पे आमादा थे। बीजेपी के एक दूसरे सांसद तो 2 कदम और आगे बढ़कर दावा कर रहे हैं। हमको लग रहा है ये जैसे विरोधी पक्ष चल रहा है ऐसे मोदी जी को मारना दे, ये लोग मारने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी सदन में आने का साहस नहीं जुटा पाए और अब बीजेपी झूठ के जरिए माहौल बना रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कल तक लोकसभा में लड़ाई दिखाई दी और आज ये नजारा राज्यसभा में दिखा, जहां जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को अबोध बालक कहा तो विपक्ष भड़क गया। राहुल गांधी लोकसभा में चीन के घुसपैठ का मुद्दा उठाना चाहते थे, जिस पर बवाल बढ़ते बढ़ते राज्यसभा में तकरार शुरू हो गई। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। नड्डा की बात खरगे को बुरी लगी और वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और फिर पलटवार किया। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं, आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। अबोध बालक वाला सवाल पत्रकारों ने सीधे राहुल गांधी से पूछा
तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। आप ये कभी नहीं उनसे कहते हो कि भैया राहुल जी ने ये बोला है? सर उस पर भी हमने पूछा है, सर उस पर भी पूछा है सर, 2 दिन से पूछ रहे हैं सर। कभी नहीं पूछा आपने लाइव पे सर। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी मुद्दों पर जवाब देने की बजाय सिर्फ इधर उधर की बातें करती। कल भले ही प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण ना दे पाए हो, लेकिन आज वो पूरी तैयारी के साथ राज्यसभा पहुंचे थे। शाम 5 बजे जैसे ही उनका भाषण शुरू हुआ, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने भी नारेबाजी के बीच ही अपना भाषण दिया और करीब 8 मिनट के बाद जब विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया तो उन पर तंज कसते हुए कांग्रेस के शासन पर हमले शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की ओर से देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनके पास ना तो सोच थी, ना विजन था और ना ही इच्छा शक्ति, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। उन्होंने बताया कि पहले कोई देश भारत के साथ डील नहीं करना चाहता था। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। और अब वो खबर जो देश के हर माँ बाप को देखनी चाहिए, दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं। उनमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं और बच्चों में सबसे ज्यादा वो लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से कम है। ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हमने भी इसकी पड़ताल की तो दावा सच पाया गया। 2026 के पहले महीने में ही 27 दिनों के भीतर दिल्ली में 807 लोग लापता हो गए। देखा जाए तो औसतन हर दिन 29 से ज्यादा लोग अचानक गायब हुए। इनमें से पुलिस 235 लोगों को ढूंढकर वापस ले आई है, लेकिन 572 का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन इस खबर में असली चौंकाने वाली बात तो ये है कि गुमशुदा होने वालों में सबसे ज्यादा लड़कियां और महिलाएं हैं। साथ में 137 बच्चे भी हैं और बच्चों में भी करीब 120 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। बच्चों के आंकड़ों को डिकोड करें तो 0 से 8 साल के 9 बच्चे गायब हुए, सिर्फ 3 मिल पाए हैं। 8 से 12 साल के 13 बच्चे गायब हुए, ये भी सिर्फ 3 मिले हैं। 12 से 18 साल के 169 टीनेजर्स गायब हुए हैं, सिर्फ 48 मिले हैं। यानी अब भी बच्चे पता नहीं किस हालत में कहां पड़े हैं। दिल्ली में पुलिस के पुराने रिकॉर्ड्स में भी सामने आया कि राजधानी में जो नाबालिग गायब हो रहे हैं, उनमें लड़कियों की संख्या हमेशा ज्यादा रही है। तो दिल्ली में जो ये गायब होने वाले लोगों के आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद कई सवाल ये भी है कि क्या ये सब कुछ अभी अभी हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। 2016 से 2026 के बीच 18 साल से कम उम्र के 60,694 लोग लापता हुए। इनमें से 6,931 लोग अब भी कहां हैं, ये कोई नहीं जानता। पिछले साल 2025 की ही अगर बात करें तो 18 साल से कम उम्र के 5,915 बच्चे गायब हुए थे। इनमें से 1,491 बच्चे अभी तक गायब हैं, कोई जानकारी उनके बारे में नहीं है। सवाल वही कि साल बदला, लेकिन दिल्ली में बच्चों और खासकर लड़कियों के गायब होने की कहानी ऐसी आखिर क्यों है? आम आदमी पार्टी ने आज इसी मुद्दे को संसद में भी उठाया। दिल्ली में और देश में, और उनके राज्यसभा सांसद ने तंज कसा कि दिल्ली उठाईगिरी की भी राजधानी बन रही है। राज्य की राजधानी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये मिसिंग चाइल्ड्स में, उठाईगिरी में, बच्चों की गुमशुदगी में भी कैपिटल बन गया है। संदीप ने एनसीआरबी के डेटा के हवाले से पूरे देश में गायब हो रहे बच्चों का मुद्दा उठाया। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2022 में 83,350 बच्चे मिसिंग चले गए। अगेन 72% उसमें से गर्ल चाइल्ड थे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में तो हर जगह सीसीटीवी है, तो पुलिस लोगों को ढूंढ क्यों नहीं पा रही? ये मैं कैसे विश्वास करूं कि 572 लोगों का इनको पता ही नहीं चल रहा कि वो गायब कैसे हो गए, कहां चले गए। दिल्ली में पुलिस केंद्र की, सरकार बीजेपी की। हालांकि अब तक रेखा गुप्ता सरकार के किसी मंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।